हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय हिंदी के लिए यह वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम टॉपिक विराम चिन्ह समझेंगे। तो देखेंगे लर्निंग आउटकम्स एट 719 के अंतर्गत यह टॉपिक है कि विभिन्न विषयों और उद्देश्यों के लिए लिखते समय उपयुक्त शब्दों, वाक्य संरचनाओं, मुहावरों, लोकोक्तियों, विराम चिन्हों एवं अन्य व्याकरणिक इकाइयों जैसे काल, क्रिया, विशेषण, शब्द युग्म आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये इस लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत हम इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर यहाँ पाठ्य सामग्री दी गई है, पाठ 16 नरवदी, गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पर विराम चिन्ह के यूज हुए हैं, तो विराम चिन्हों को देखेंगे। मेकल के शिखर पर घने ऊंचे पेड़ तो थे, देखिए यहाँ पर अल्प विराम का यूज हुआ है, लेकिन झरने की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम का यूज हुआ। फिर है दुग्गन भटकता रहा, फिर से पूर्ण विराम। उसका भी प्यास के मारे बुरा हाल था, फिर से पूर्ण विराम का यूज हुआ। फिर है वह सोच रहा था, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह का यूज हुआ है। फिर जब प्यास के कारण मेरी यह दशा है तो नन्ही जान नरवदी का क्या हाल होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज हुआ। फिर उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा, फिर से पूर्ण विराम चिन्ह। सूरज तमतमाया हुआ था, पूर्ण विराम। फिर दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए, फिर से पूर्ण विराम चिन्ह का यूज हुआ। फिर वह लगभग रुआशा होकर चिड़चिड़ाया, यहाँ पर संयोजक चिन्ह का यूज हुआ और उद्धरण या अवतरण चिन्ह का यूज हुआ। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, हे प्रभु। फिर यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज हुआ। मेरी लाडली की दशा, मेरी लाडली की रक्षा कर, यहाँ पर पूर्ण विराम। वह बिना माँ की बच्ची है, पूर्ण विराम। उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, पूर्ण विराम। और फिर यहाँ पर उद्धरण चिन्ह जो यूज हुआ था वो बंद हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस गद्यांश में जितने भी चिन्ह आए हैं विराम चिन्ह, उन्हें समझा तथा उनका नाम उसे क्या कहते हैं और यूज कहाँ होता है यह सीखा। अब आगे पे देखते हैं। शिक्षक विराम चिन्हों की जानकारी श्यामपट्ट पर दे, साथ ही संक्षेप में समझाए भी कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। फिर आगे पे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया क्रमांक, नाम, विराम चिन्ह और उदाहरण प्रयोग। देखिए फर्स्ट में दिया गया है अल्प विराम, तो अल्प विराम ऐसे होता है और यहाँ पर यूज होता है जैसे हरि, मोहन, श्याम और सोहन ने आगरा देखा है। फिर अगला चिन्ह है अर्धविराम, तो अर्धविराम का देखिए ऐसा होता है सिंबल, और गोली चली चिड़िया उड़ गई, यहाँ पर जो यूज हुआ है ये यहाँ पर अर्धविराम हुआ है। फिर है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। फिर है आगे पे प्रश्न नंबर चिन्ह नंबर 4 हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं इसे। तुम्हारा क्या नाम है, जब किसी से क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, तब यहाँ लास्ट में यूज होने वाला चिन्ह है क्वेश्चन मार्क। फिर है अगला विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो देखिए ऐसे होता है चिन्ह का प्रतीक। फिर अरे कितना सुंदर फूल है, तो इस प्रकार से यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज होगा। फिर है संयोजक चिन्ह, जैसे कि राम यहाँ पर प्रतीक है, फिर राम राम, माता पिता, रात दिन, इनके बीच में यूज होने वाला चिन्ह होता है संयोजक चिन्ह। फिर है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, तो देखिए एक तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रहता है और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है। यहाँ पर हो जाएगा महत्वाकांक्षा का मोती संघर्षों के समीप पलता है। किसी महत्वपूर्ण महापुरुष के कथन को अगर बताना है तो इन्वर्टेड कॉमा या इस उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह के बीच में बताया जाता है। फिर है अगला लाघव चिन्ह, जैसे कि यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश का शॉर्टकट लिखा है तो माँ लिख दिया और बिंदु लगा दी, और प्रदेश प्र लिख के बिंदु लगा दी, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर है लोप चिन्ह, जैसे हमें कोई बड़ा सा गद्यांश लिखना है तो हमें पूरा गद्यांश नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि गद्यांश के ऊपर के 2 शब्द और लास्ट की लाइन के भी 2-3 शब्द ले करके बीच को डैश 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 कर देंगे, तो डैश 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 ही लोप चिन्ह कहलाएगा। इस प्रकार से लोप चिन्ह का यूज करेंगे। अब देखेंगे वर्कशीट
नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह मन ही मन बड़े देव को मानने लगी है, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। तो देखिए इस क्या दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के प्रत्येक वाक्य में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो विराम चिन्ह लगाने बोला है, तो उत्तर हो जाएगा कि वह मन ही मन बड़े देव को मानने लगी है, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है। तो देखिए यहाँ पर हमने पूर्ण विराम का यूज किया, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, फिर पूर्ण विराम, फिर पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे, फिर से पूर्ण विराम। इस प्रकार से यहाँ पर विराम चिन्ह का यूज हुआ इस गद्यांश में। फिर आगे देखेंगे, निर्देश है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। सेकंड नंबर का देखेंगे, विराम चिन्ह का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर ब हो जाएगा ठहराव या रुकाव, रुकना, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला तीसरा नंबर का प्रश्न है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य के अंत में किया जाता है। फिर है अगला चौथे नंबर का, इनमें से विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पर स नंबर का राइट हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर है अगला मूल्यांकन नंबर 11 वर्कशीट नंबर फर्स्ट, इसके अंतर्गत देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य शब्द तथा वाक्यांश समान रूप से प्रयुक्त होते हैं तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अल्प विराम का किया जाता है। यहाँ पर अल्प विराम राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 2, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ब नंबर का आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, इस टाइप का होता है। फिर अगला प्रश्न नंबर 3 है, जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है चौथा, तालिका में दिए गए विराम चिन्हों का मिलान कीजिए। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह से मिला दिया। फिर है अल्प विराम, तो यहाँ पर देखिए अल्प विराम से मिला दिया, इस टाइप का हो जाएगा अल्प विराम। फिर है अगला विस्मय पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम से पूर्ण विराम को मिलाया है। फिर है विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक, तो ये विस्मय बोधक हो जाएगा इस टाइप का। फिर है योजक चिन्ह, तो किसी भी जैसे कि रात दिन, रात और दिन के बीच में हमें जो चिन्ह लगता है, लगाना होता है, वह योजक चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से हमने विराम चिन्ह का यूज किया। अब अगला टॉपिक देखेंगे, भित्ति पत्रिका। पाठ्य सामग्री है पाठ 8, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। यहाँ पर दिया गया गद्यांश, इसे पढ़ लेते हैं। अब्दुल कलाम समाचार पत्र तो पढ़ते ही थे, पुराने समाचार पत्र भी कभी सामने आ जाते थे तो इनमें प्रकाशित लेख भी बड़े ध्यान से पढ़ते। इसी प्रकार एक बार एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में छपा था। लेख का नाम था सॉफ्ट फायर, इसका हिंदी अर्थ हुआ क्या हो गया, मंत्र बाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्र बाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम विश्व के 10 मिसाइल वैज्ञानिकों में से एक है। देखा हमने जो गद्यांश दिया था भित्ति पत्रिका के अंतर्गत, इसे रीड कर लिया है। अब आगे पे देखते हैं, यहाँ पर गतिविधि और अभ्यास दिया गया है। शिक्षक के लिए कुछ निर्देश है कि शिक्षक विद्यार्थियों में रचनात्मक की पहचान और पोषण करते हुए विद्यार्थी में आलेख, कविताएं और ज्ञानवर्धक करने वाले विचार तथा स्वविचार लिखने के लिए प्रेरित करे। विद्यार्थी स्केच, कार्टून, डिजाइन या पेंटिंग भी बना सकते हैं। चुनी गई सामग्री का क्या है, अंतर्वस्तु के आधार पर लघु कहानी, निबंध, कविताएं, कार्टून, पेंटिंग्स और स्केच के अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य, सुविचार, कॉमेडी, चुटकुले और पाठ्य सामग्री संबंधी पाठ्य संबंधी सूचनाएं आदि श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकते हैं। इसके साथ कवर पेज का आकर्षक बनाने के साथ अच्छा सा शीर्षक नाम भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ दिया गया था शिक्षक के लिए निर्देश। फिर आगे पे भी दिया है कि शिक्षक छात्रों से पाठ्य वस्तु का वाहन
अध्ययन करने के लिए कहें, अध्ययन उपरांत रचनात्मक विधाओं में लेखन करने को कहें, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से उपयोगी सामग्री जुटाने के लिए प्रेरित करें, जुटाई गई सामग्री को संपादित करने एवं मुख्य कवर पृष्ठ को उचित शीर्षक देने में छात्रों का मार्गदर्शन करें। अब देखेंगे वर्कशीट नंबर फर्स्ट अभ्यास, जिसके अंतर्गत देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भित्ति पत्रिका के लिए कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो देखिए भित्ति पत्रिका होती क्या है, जिसके अंतर्गत हम कोई आलेख हो, कोई लघु कहानी हो, चित्रकारी हो, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस हो, उस टाइप की चीजें जब हम बोर्ड में ऐसे लगाते हैं या कुछ मतलब ऐसे किसी के सामने प्रेजेंट करते तो उसे भित्ति पत्रिका कहेंगे। तो भित्ति पत्रिका के अंतर्गत कविता की 4 लाइन हमने लिखा है कि समय का सबसे कहना, जीवन चलते रहना, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 पंक्ति लिख दी है। फिर भित्ति पत्रिका के लिए ज्ञानवर्धक कहानियां लिखिए। तो जतनपुर में लोग बीमार हो रहे थे, डॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खी को बताया। जतनपुर के पास एक कूड़ेदान था, उस पर ढेर सारी मक्खियां रहती हैं। वह मक्खियां उड़कर घर में जाती हैं तथा खाने में बैठकर बीमारी फैलाती। राजू ने फिनाइल लाकर सारी मक्खियों को भगाया तथा उस गांव में होने वाली, जतनपुर में होने वाली बीमारी से बचा। तो इस प्रकार से हम ज्ञानवर्धक और भी कहानियां यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर शब्द सीमा कम थी इसलिए हमने इसे शॉर्टकट में राइट किया। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 3 है, भित्ति पत्रिका के लिए आपने कहानी कविता के अतिरिक्त क्या क्या सामग्री जुटाई है, संक्षेप में लिखिए। तो आलेख हो सकता है, तात्कालिक घटनाएं हो सकती हैं, महत्वपूर्ण सूक्ति वाक्य हो सकते हैं, महत्वपूर्ण तिथियां हो सकती, चित्रकारी हो सकती, चुटकुले, वर्ग पहेली, ज्ञानवर्धक कहानियां आदि हो सकती हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 4, भित्ति पत्रिका के लिए आपने जो सामग्री जुटाई उसके मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ से सामग्री जुटाई है। तो कहाँ से सामग्री जुटाई, पत्र पत्रिकाएं से, महत्वपूर्ण किताबों से, फिर हो सकता है अखबार से, फिर रेडियो, इंटरनेट, बाल कहानियां की किताब जो होती है उनसे, शिक्षक का मार्गदर्शन करके, और टीवी से, टेलीविजन से, रेडियो भी हो सकता है इसमें, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर है मूल्यांकन नंबर 12 वर्कशीट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत देखेंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट, भित्ति पत्रिका में आपने अपने विद्यालय की किन किन उपलब्धियों को समाहित करने की परिकल्पना की है। तो योजना, विद्यालय योजना के कार्यक्रम, खेल के क्षेत्र में विद्यालय की उपलब्धि, सांस्कृतिक कार्यक्रम की उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, प्रारूपों, मूल्यांकन उपलब्धि आदि हो सकते हैं, आदि की परिकल्पना हो सकती है। फिर अगला प्रश्न नंबर 2, भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षक बनाने के लिए आपने क्या परिकल्पना की है। तो भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षक बनाने के लिए शीर्षक, चित्रकारी, स्लोगन, कार्टून आदि का उपयोग कर सकते हैं या उसकी परिकल्पना कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 3, आपके अनुसार भित्ति पत्रिका का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो प्रयास जो दिया गया है चैप्टर में उसका शीर्षक प्रयास होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न नंबर 4, आपको किस तरह की किताबें, पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है। तो हमें प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने में आनंद आता है। फिर है 5वां, महापुरुषों के विचारों का संकलन लिखिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जब कहते हैं मैं अच्छा हूँ, महत्वपूर्ण यह है कि लोग क्या कहते हैं, उठो जागो और लक्ष्य तक रुको मत। विवेकानंद जी के अनुसार सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं है। महात्मा गांधी के अनुसार अपने ऊपर विजय पाना सबसे कठिन है। तो इस प्रकार से हम महापुरुषों के विचार यहाँ पर लिख सकते हैं भित्ति पत्रिका के अंतर्गत। फिर है प्रेरक विचारों को संकलित कर लिखिए। तो आप कोई भी प्रेरक विचार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने राइट किया है कर्म ही पूजा है। फिर है कोई भी काम कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। फिर है मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। फिर है अगला, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। तो इस प्रकार से आप प्रेरक विचार भी इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। तो देखा बच्चों, इस वीडियो में हमने विराम चिन्ह तथा भित्ति पत्रिका से संबंधित अवधारणाओं को समझा और साथ ही अभ्यास वर्कशीट को हल किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।